हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आज़ाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज की क्लास में जियोग्राफी से भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाओं के बारे में देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भूगोल यानी मृदा। मृदा क्या है? मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली एक दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों या विखंडन होने तथा जिसमें वनस्पति व जीवों के सड़ने या गलने तथा जलवायु की क्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थ से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण चट्टानों में घिसावट से होता है जिसमें अत्यधिक समय लगता है। मिट्टी के अध्ययन विज्ञान को ही मृदा विज्ञान कहा जाता है। इसे इंग्लिश में पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा की 5 परत होती हैं। यह मृदा की 5 परत कौन कौन सी होती हैं ये भी देखेंगे। मृदा की 5 परत होती हैं। इन पांचों परतों को मिलाने पर मृदा परिच्छेद या स्वान प्रोफाइल बनता है। मृदा की 5 परतों में से पहली परत है हेरिजॉन जीरो। इसे ह्यूमस कहते हैं। यह मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा खाद्य पाए जाते हैं। इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ या खाद्य पाए जाते हैं और यह जंगलों में की मृदा में अधिक पाई जाती है। और हैरीजॉन ए डी, इसे ऊपरी मृदा कहते हैं। यह छोटे पौधों का जड़ हैरीजॉन ए तक ही जाता है और यह बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें कीड़े मकोड़े व चूहे रहते हैं। हैरीजॉन बी मृदा, इसे बड़े पेड़ पौधों की जड़ हैरीजॉन बी मृदा तक जाती है और हैरीजॉन सी मृदा होती है तथा इसे जो खेतों के लिए अच्छी नहीं है वह हैरीजॉन सी मृदा होती है। हैरीजॉन आर में यहाँ केवल पत्थर पाए जाते हैं। हैरीजॉन में था। तो जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हैरीजॉन मृदा, यह ऊपर इसकी 5 परतें होती हैं। वह कौन कौन सी है? जीरो हैरीजॉन जीरो वो मृदा होती है। इसे ऊपरी परत पर पाई जाती है। इसके नीचे हैरीजॉन ए और फिर हैरीजॉन डी, हैरीजॉन सी, हैरीजॉन आर मृदा पाई जाती है। भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार, भूगोल के अनुसार मिट्टी को 2 भागों में बांटते हैं। एक स्थानबद्ध मिट्टी और एक होती है स्थानांतरित मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी देखते हैं तो किस वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर रुकी रहती है उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। यानी जिस स्थान पर मिट्टी होती है वहां से धूल या मिट्टी के धूल के साथ उड़कर नहीं, कहीं नहीं जाती है, ना बहकर उसी स्थान पर रुकी रहती है। जैसे कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी स्थानबद्ध मिट्टियां हैं। स्थानांतरित मिट्टी वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान को छोड़कर वायु या जल के द्वारा दूसरे स्थान पर चली जाती है उसे स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी एक स्थानांतरित मिट्टी है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। वह 8 मिट्टियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने। यह 8 मिट्टियां हैं। पहली है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी और लवड़ी मिट्टी होती है। इसे ट्रिक से याद करते हैं जैसे कि है जलाकर लौटा। इसका ट्रिक हो जाएगी जलाकर लौटा। जा से हो गई जलोढ़ मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, का से काली मिट्टी और रा से कर से हो गई रेगुड़ मिट्टी और लोट से हो गई लेटेराइट मिट्टी। तो इसको ही देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पहली मिट्टी से देख लेते हैं, जैसे कि ये सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और यह 43% क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 43% क्षेत्र में पाई जाती है। एन- ये नदी वाले क्षेत्र में देखी जाती है। इसका विस्तार उत्तर भारत में है। जब जलोढ़ में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे कांप मिट्टी कहते हैं। जब जलोढ़ मिट्टी में बहुत कम मात्रा में बालू मिक्स हो तो उसे कौप मिट्टी कहते हैं। और जब जलोढ़ में अधिक मात्रा में बालू मिल जाती है तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। जब कम बालू हो तो उसे कौप मिट्टी कहते हैं और जब अधिक मात्रा में बालू जलोढ़ मिट्टी में मिक्स हो जाती है तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। और ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसी जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती की पैदावार अच्छी होती है तथा साथ ही गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है इस मिट्टी में। इसका क्षेत्र देख लेते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें प्रचुरता चूना पत्थर तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें चूना पत्थर और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कमी किस किस की होती है? जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसोल्ट चट्टान के टूटने से होता है। इसे लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमरस पाया जाता है और यह एक मिट्टी सबसे ज्यादा जल सोखने वाली मिट्टी है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की मिट्टी तथा इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की मिट्टी, लावा मिट्टी और रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। और इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है और यह कपास, गन्ना के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। यह पूरे क्षेत्र में से 13% क्षेत्र पर पाई जाती है। इसका क्षेत्र विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में इसका विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। चलिए काली मिट्टी के बाद आते हैं लाल मिट्टी पर। तो लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड इस मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है और इसमें खनिज अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता पाई जाती है, किंतु यह खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य के कुछ भाग में पाई जाती है। सबसे ज्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है यानी कि जल योजित रूप में होती है और जब यह पीली दिखाई पड़ती है तो ये 18% क्षेत्र पर पाई जाती है। जल योजित होती है तो जब यह पीली दिखाई पड़ती है, ठीक है, और 18% क्षेत्र पर पाई जाती है। लाल मिट्टी के बाद आती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी
यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह अत्यधिक गर्मी पड़े इसे मखमली मिट्टी भी कहा जाता है। अत्यधिक गर्मी पड़े इसे मखमली मिट्टी किसे कहा जाता है? लेटेराइट मिट्टी को ही मखमली मिट्टी कहा जाता है। या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जहां पर, वहां पर लेटेराइट मिट्टी होती है। और इसका निर्माण निच्छलन द्वारा होता है। इस विधि में तेज वर्षा के कारण मिट्टी के कण, छोटे छोटे कण भूमि के अंदर धंस जाते हैं, जिसमें यह भूमि के ऊपर से पथरीली दिखती है। और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमीनियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम की कुछ हिस्सों में पाई जाती है। और यह काजू, मसाला, कॉफी, इलायची तथा भवनों के ईंटों बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में है, जिस कारण इसे मसालों का राज्य कहते हैं। पांचवी मिट्टी आ जाती है पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी या मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है, जहां हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहीं इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वत का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यह अत्यधिक कठोर होती है, जिस कारण वनस्पति का अभाव होता है। और यहाँ पर जंगली झाड़ियाँ होती हैं और अल्पाइन वृक्ष भी पाए जाते हैं। पर्वतीय मिट्टी पर झाड़ियाँ और अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। यह भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वत ढालों पर सेब या नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। छठवीं मिट्टी आती है दलदली मिट्टी। तो दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। दलदली मृदा में ह्यूमरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। और दलदली मृदा का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो सातवीं मिट्टी आ जाती है मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी। इसी का नाम है बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसकी जल सोखने की क्षमता सबसे कम होती है। तो मरुस्थलीय बलुई मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बहुत कम होती है और काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में देखने को मिलता है। और मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगना संभव नहीं होता है। और पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। इस मरुस्थलीय मिट्टी में बाजरा, सरसों और ज्वार की खेती की जाती है। और इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बबूल तथा कटीली झाड़ियाँ होती हैं। और लास्ट मिट्टी के बारे में देखते हैं, जैसे लवड़ी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और इसे नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे लवड़ी मिट्टी कहते हैं। लवड़ी मिट्टी को रेह, कल्लर या ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। मुख्यतः फसलों उगाने के लिए भूमि का पीएच 6 से लेके 7.5 के मध्य होना चाहिए। चलिए आज की मिट्टी का पूरे सारी मिट्टियों के बारे में देख लिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भूगोल के
टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।